हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, जीव जगत का वर्गीकरण। अब देखो, वर्गीकरण आपने पहले पढ़ लिया कि किसी भी को अगर हम समानता और असमानता के आधार पर बांटते तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। अब यहाँ पे देखो कुछ, हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अब सबसे पहले देखो, अरस्तु का नाम दिया हुआ है। अरस्तु जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण दिया और उन्होंने पौधे जो थे, प्लांट्स जो थे, उनको 3 भागों में बांटा: वृक्ष, झाड़ी और शाख। इन तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो जो वृक्ष होते हैं वो सबसे पहली बात तो बहुवर्षीय, यानी बहुत ज़्यादा उनकी वो होती है आयु, और उनमें तना एक बड़ा सा होता है, जैसे नीम, आम वगैरह हैं, ये किस में आते हैं? वृक्ष में आते हैं। फिर है झाड़ी। झाड़ी में जो है, हालांकि इनकी उम्र, ये भी बहुवर्षीय होते हैं और 10 साल तक इनकी उम्र मान लो आप, और इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अगर आपने बेर का पेड़ देखा हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? झाड़ी। तो जब स्टेम या शाखाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन जो उसकी हाइट होती है, लंबाई होती है, वो कम होती है, तो ऐसे पेड़ों को हम क्या बोलते हैं? झाड़ी। और फिर जो तीसरा होता है, जैसे हम शाख या इंग्लिश में हर्ब बोलते हैं, और ये कौन से होते हैं? ये मौसमी पौधे होते हैं। जितने भी अपने सीजनल पौधे हैं वो पौधे किस में कंसिडर होते हैं? शाख में। तो जो अरस्तु है, उन्होंने पौधों को 3 भागों में बांटा था। फिर उन्होंने प्राणी जो होते हैं, जंतु हैं, उनको 2 भागों में बांटा कि जिनमें आरबीसी पाई जाती है, यानी लाल रक्त, और जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। तो इनका वर्गीकरण का आधार क्या था? आरबीसी, उपस्थित और अनुपस्थित। तो ये पहला वर्गीकरण है किसका? अरस्तु का। उसके बाद में फिर लीनियस का वर्गीकरण है। लीनियस ने जो है द्विजगत पद्धति दी। तो उन्होंने एक में प्लांट को रखा और एक में एनिमल यानी जंतुओं को रखा। तो इनका जो द्विजगत पद्धति थी, तो पहला प्लांटी यानी पादप और दूसरा एनिमिलिया यानी कि जंतु या प्राणी। फिर उसके बाद में इन्होंने और भी चीज़ें की: यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे जो है विभाजन आते रहे और उनका कई अलग अलग चीज़ों में काम चलता रहा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आपको जो है लक्षण दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कि आकारिकी जब अपन ने अभी ब्रांच पढ़ी थी तो आपको पता है कि आकारिकी जो होती है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ है उसके बाह्य जो लक्षण है कि जैसे मान लीजिए कोशिका संरचना कैसी है, कोशिका भित्ति कैसी है, पोषण विधि कैसी है, किस आवास में रहता है, प्रजनन विधि कैसी है, तो ये सारी आकारिकी है। इन लक्षणों के आधार पर बहुत सारे विभाजन या वर्गीकरण दिए गए। लेकिन धीरे धीरे जो है करते करते हमने जिस वर्गीकरण को ज़्यादा काम में लिया वो वर्गीकरण था RH 1969 में RH वेहटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, यानी कि उन्होंने सभी जंतुओं को 5 भागों में बांटा। और ये 5 कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और ये देखो, इन 5 का नाम भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो वर्गीकरण का आधार था, वो आधार एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था कि कौन से होता है, तो कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की क्रिया, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, तो ये इसके मेन बेस थे, जो यहाँ लिखा है प्रमुख मानदंड थे। तो ये इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। तो इस आधार पर इन्होंने 5 उसमें इसको विभक्त किया। अब यहाँ पे देखो, आपके ऊपर यहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है। तो वो टेबल जो है इसको बांटती हुई है कि किस तरीके से कौन कौन से लक्षण है, उस आधार पर यहाँ पर है। अब ये देखो कि कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। फिर नील हरित शैवाल, ये होती है, इसको भी अभी अपन देखो बैक्टीरिया में ही डालेंगे।
फिर फंजाई है, फिर मॉस है, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको सबको पहले जो लीनियस थे उन्होंने किस में रखा था, पौधों में रखा था। लेकिन इन्होंने देखा कि इनमें अलग अलग अंतर है। तो जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को या जीवाणु को इन्होंने प्रोकैरियोटिक में रखा। और जो नीलहरित शैवाल थी वो हालांकि शैवाल यानी कि एल्गी थी, लेकिन इसमें भी जो प्रोकैरियोटिक, अगर आपने 9th वगैरह क्लास में 9th 10th में पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जिनमें कि जो केंद्रक है वो सुविकसित प्रकार का नहीं होता है, और जबकि जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनमें सुविकसित प्रकार का होता है। तो इन्होंने यही जो है मुख्य अंतर दिया कि जो जितने भी मोनेरा और प्रोटिस्टा है, इसमें मेन डिफरेंस ये रखा है कि मोनेरा में सारे जंतु, या अब अपन जंतु वो नहीं कहेंगे, जो भी जीव है वो सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार के। और प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो उसमें जितने भी जीव हैं वो सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के हैं। तो इनका जो है ये इस तरीके का वर्गीकरण है जिसमें अलग अलग लक्षणों को रख के इन्होंने 5 मुख्य यहाँ पर वर्ग हमें दिए। फिर उसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से जो है इनका वर्गीकरण था। तो वर्गीकरण में आप देखो, सबसे पहले अब जब पौधों की बात करी तो जितने पौधे थे वो सारे के सारे, क्योंकि उनमें हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसलिए इन्होंने करा। अब जो पौधे थे उन पौधों में फंजाई या कवक को भी रखा गया, लेकिन कवक आपको पता है कि परपोषी होते हैं, इसलिए इन्होंने पादपों में से फंजाई को अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखो, हालांकि आगे बहुत सारे यहाँ पे अपने पास में इसके लक्षण आएंगे, लेकिन जो ये थोड़े से आगे दे रखा है कि सभी प्रोकैरियोटिक को इन्होंने मोनेरा में रखा। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो मोनेरा में भी आपको एक कोशिकीय मिलेंगे और प्रोटिस्टा में भी मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि जो मोनेरा में एक कोशिकीय है वो प्रोकैरियोटिक है, और जो प्रोटिस्टा में वो कैसे हैं आपके वो आपके कहलाएंगे यूकैरियोटिक। तो ये इस तरीके का यहाँ पे डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखो, उसके अलावा कोशिका भित्ति पे है, क्लोरोफिल पे है, तो ये बहुत सारे जो लक्षण हैं उन लक्षणों को लेकर इन्होंने 5 भागों में यहाँ पर बांटा है। अब देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं मोनेरा। अब ये जो मोनेरा है, ये मोनेरा आप अंडरलाइन कर लो कि इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, सारे जीवाणु आते हैं। और ये जो जीवाणु है, आपको पता है कि अभी जितने भी कोई भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी वातावरण हो, वहां पर आपको जीवाणु मिलेगा। जैसे यहाँ दे रखा है, मुट्ठी भर मिट्टी में भी आप देखोगे तो सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया आपको वहां पे मिल जाएंगे। और उसके बाद में बहुत गर्म जल होगा, वहां पे भी मिलेंगे। डेजर्ट मरुस्थल में भी मिलते हैं, बर्फ में भी मिलते हैं, गहरे समुद्र में भी मिलते हैं। तो विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये हमें मिल सकते हैं। इसलिए जो है, क्योंकि इनमें ऐसी संरचना होती है जिसके कारण ये किसी भी वातावरण में पाए जा सकते हैं। उसके बाद में देखो, थोड़ा सा ये अलग से ही टॉपिक है, अब ये थोड़ा आपको करना भी पड़ेगा कि जैसे बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया को उसके आकार के आधार पर, ठीक है, अब ये दे रखा है आपको यहाँ पे कि इस तरीके से जैसे आकार है, तो जो गोल होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकस, और जो थोड़े लंबे पतले छड़ जैसे होते हैं उसे हम बोलते हैं बैसिलस। और फिर कॉमा जैसे अपन होता है, उस कॉमा के आकार के हैं, उसे हम बोलते हैं विब्रियम। और जो सर्पिल या सांप जैसे होते हैं उसे बोलते हैं स्पाइरलम। तो इस तरीके से 4 समूह में इन बैक्टीरिया को आकार या जीवाणुओं को आकार के आधार पर बांटा गया। तो कभी कभी आ जाता है, अभी तो हमने आकार के आधार पर बांटा है, फिर आगे हम इसका और भी विभाजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले संरचना के आधार पे हो गए। फिर उसके बाद में देखो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। संरचना तो इनकी बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये इनका जो नेचर है,
वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। कैसे? क्योंकि इनमें जो इनकी यहाँ लिखा हुआ है चयापचय या उपापचय क्रियाएं होती हैं वो हमसे भी ज़्यादा टिपिकल होती है। जैसे अगर आप कभी सोचो कि हम इतने जटिल गुणों वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जीवित रहता है। इसका मतलब है कि उसमें हमसे भी ज़्यादा ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे केमिकल को नष्ट या खराब कर सकते हैं। इसलिए जो है इसको कहा जाता है कि इसका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। फिर उसके बाद में अगर हम स्वयंपोषी और परपोषी का देखें तो ये कुछ स्वयंपोषी भी होते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं। और परपोषी में भी आप देखो कि इनमें अकार्बनिक पदार्थ या मृत पदार्थ या किसी से भी अपना इवन जो धातु होती है आयरन और सल्फर, उससे भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जब अगर अभी प्रकार आएंगे तो बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी तो है ही, उसके अलावा जो दूसरा है रसायन संश्लेषी। तो रसायन में हमारे पास में आयरन और सल्फर दो तरीके के जीवाणु होते हैं जो कि अपना भोजन यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद में फिर देखो एक और विभाजन है जिसमें कि हमने जीवाणुओं को दो भागों में बांटा है। एक तो है आद्य बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। आद्य मतलब बहुत पुराने, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो ये मानते हैं कि ये बैक्टीरिया जब पृथ्वी बनी थी उस समय थे, इसलिए इनको अपन आद्य या पुराने बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन ये आज भी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत कठिन वास स्थान, यानी कि इनका जो आवास है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा लवण क्षेत्र में पाए, जहाँ की जैसे समुद्र वगैरह होता है जिसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है या लवण ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसे में पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम बोलते हैं हेलोफी। फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म जल में, गर्म झरने तो में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस। फिर उसके बाद में कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। कच्छ क्षेत्र कौन सा होता है? जो कि थोड़ा सा गंदा क्षेत्र जिसे आप कह सकते हो, तो जहाँ पे कि दलदल क्षेत्र जिसे आप कह सकते हो, तो वहाँ पे पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेथनोजेन। और अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो जो मेथेन गैस है वो ऐसे दलदल जगह से ही निकलती है, इसलिए इसे मेथनोजेन या मेथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु भी कहते हैं। उसके बाद में अगर अपन सिंपल बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया देखें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी अलग अलग होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतिकूल अवस्थाओं में रहते हैं, इसलिए इनकी कोशिका भित्ति भी बहुत मोटी और बहुत प्रतिरोधकता वाली होती है। फिर यहाँ पे देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है मेथनोजेन। जो है वो जो हमारी गाय भैंस हैं जिनमें रूमिनेंट पशु बोलते हैं इनको, इनकी आंतों में पाए जाते हैं। और इसीलिए इनकी जो गोबर है उस गोबर का हम यूज़ करते हैं बायोगैस या जैव गैस बनाने में, और उसमें से मेथेन निकलती है। आपने गोबर गैस नाम सुना होगा, बायोगैस या गोबर गैस या जैव गैस। तो ये किससे बनाई जाती है? गोबर से। और किस कारण से बनाई जाती है? क्योंकि इनमें ये जीवाणु होते हैं और वो मीथेन उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे इसके कैरेक्टर हो गए, लक्षण हो गए। फिर उसके बाद में हम दूसरा लेते हैं यू बैक्टीरिया। अब ये जो है आद्य बैक्टीरिया से थोड़े विकसित प्रकार के होते हैं। और ये जो यू बैक्टीरिया है इसमें अपन सबसे पहले तो देखो इनको अपन वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं, और इसके अंदर भी एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और उसके साथ इसमें चलने के लिए ये कसाब या चल बैक्टीरिया जो है, तो चलने के लिए गमन अंग पाया जाता है जिसे अपन कसाब या इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें हम किसको कंसिडर करते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जिसे पहले कहा जाता था नील हरित शैवाल, और इसको शैवाल में रखा जाता था, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसको किस में रख दिया गया? मोनेरा में रख दिया गया। उसके बाद में ये क्योंकि स्वयंपोषी हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऐसे जीवाणु जिनमें कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी या स्वयंपोषी। फिर उसके बाद में देखो साइनोबैक्टीरिया है, ये एक कोशिकीय होती है, कॉलोनी यानी कि समूह में रहती हैं।
तंतुमय होते हैं, यानी कि तंतु जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। लेकिन अब ये क्योंकि एक कोशिकी है तो आप ये नहीं कहोगे, सब आपस में मिलके ऐसे दिखते हैं जैसे कि तंतु उसमें बन जाते हैं। फिर उसके बाद में जो है इनके चारों तरफ एक जेली नुमा यानी चिपचिपा सा आवरण पाया जाता है। और ये जो है प्रदूषित जल में, यानी कि अभी आपके पीछे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, शैवाल ब्लूमिंग जिसे बोलते हैं, तो उसमें यही है कि जब किसी पानी में अगर शैवाल है तो वो पानी हमेशा प्रदूषित होगा। क्यों? शैवाल बढ़ते बढ़ते जो है उसमें ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बनने लगेंगी, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये प्रदूषित उसमें रहेगा। फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल यहाँ बैक्टीरिया में दिए हुए हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना। ये यूजफुल बैक्टीरिया हैं और इनको हम जो खेती होती है, चावल की खेती होती है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, हेट्रोसिस्ट। ये टेट्रोसिस्ट लिखा हुआ है, इसको हेट्रोसिस्ट कर लेना। ये हेट्रोसिस्ट है जो एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो वातावरण की नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इनमें बदलने का काम करती है। और इससे जो जमीन है, या अगर इसको चावल की खेती में किया हुआ है तो पानी में नाइट्रोजन की परसेंटेज को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। यहाँ देखो आपके दे भी रखा है कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर इन सब चीज़ों को बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद में देखो परपोसी बैक्टीरिया दिए हुए हैं, यानी कि जो किसी और पर रहते हैं, और इनमें भी बहुत चीज़ें हैं लेकिन अपने को ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो परपोसी में हमारे पास में जैसे दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस होता है, आप चाहो तो यहाँ नाम भी लिख लेना, लैक्टोबैसिलस होता है। फिर जो लेग्यूम पादप होते हैं, लेग्यूम पादप मतलब जैसे मटर का पेड़ है तो उस पेड़ की जड़ों में भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम कहते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, तो वो भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है, हमें यूज़ आता है हमारे। लेकिन कुछ हमारे पास में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमारी फैलाते हैं, इसलिए हानिकारक बैक्टीरिया भी हैं, जो कि जैसे यहाँ दे भी रखा है, बहुत सारे मनुष्य हैं या पशु हैं उनमें बीमारियां करते हैं। टाइफाइड है, टिटनेस है, और अगर हम पौधे की बात करें तो साइट्रस कैंकर, ये एक बीमारी है। तो पौधों में, जंतुओं में, पशुओं में, सब में ये रोग फैलाते हैं, इसलिए कुछ जो है हानिकारक भी होते हैं। फिर उसके बाद में देखो थोड़ा सा इसमें जनन की क्रिया भी बैक्टीरिया की दी हुई है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्योंकि एक कोशिका की तरह, तो जैसे कोशिका विभाजन होता है वैसे इसमें भी विभाजन होता है और 1 से 2 जो है बैक्टीरिया बनते हैं। फिर उसके बाद में कभी जैसे यहाँ लिखा है विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो ये अपने चारों तरफ एक मोटा सा आवरण बना लेते हैं और उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है ये बीजाणु अंकुरित होकर नए बैक्टीरियाज को बना देते हैं। फिर उसके बाद में देखो इसमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन मतलब यहाँ आपको 2 दिख भी रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक ट्यूब या नली बनती है जिससे कि इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए जो है वो एक से दूसरे में चला जाता है, फिर इसमें भी युग्मनज बनता है और फिर अर्धसूत्री विभाजन होके वापस से ये नए बैक्टीरिया में बदल जाते हैं। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में एक और एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। जब मैं आपको जो इसके साथ में अपनी वीडियो भी भेजूंगी उसको भी आप देखना। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो माइकोप्लाज्मा एक तरीके की बहुत पतली सी संरचना होती है और इसमें कोशिका, सबसे पहली बात कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके चारों तरफ जो है 3 जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है PPLO, यहाँ आप लिख भी लो, फ्लूरो न्यूमोनियो लाइक
ऑर्गेनिज्म। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपने देखा भी होगा कि कोशिका की जब अपन खोज पढ़ेंगे तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है पीपीएलओ, और वो एक माइकोप्लाज्मा है जो कि निमोनिया रोग करती है, इसलिए उसका नाम रखा गया है पीपीएलओ, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये ऑक्सीजन के बिना ही रहते हैं और ये हम में और पौधों में जो है बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो ये इतना आज मैं करा दे रही हूँ, फिर प्रोटेस्टा आपको कल कराऊंगी। और इसमें आपको ये करना है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको सब चैप्टर्स के करने हैं और वो मैं भेज भी रही हूँ, चाहे तो आप उसमें से कर लो या अपने आप कर लो। और वो क्वेश्चन आंसर जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसके आप मुझे करके भेजोगे, फिर आगे अपन ऐसी तरीके से, चाहे आप चैप्टर के नोट्स लिखो या नहीं लिखो, लेकिन क्वेश्चन आंसर आप मुझे करके भेजोगे। ओके, थैंक यू।